नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब इंतजार कुछ समय का और बाकी है जब तय होगा कि आखिर दोनों राज्यों में सरकार किसकी बन रही है। हरियाणा में पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस सत्ता में वापसी की ताल ठोक रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद चुनाव हुए हैं और धारा 370 समाप्त होने और केंद्र शासित राज्य घोषित होने के बाद यह पहला चुनाव था। यहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। बीजेपी और पीडीपी ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी है। अब एग्जिट पोल के रिजल्ट से कांग्रेस के हौसले बुलंद है। हरियाणा में 10 साल के बाद सत्ता वापसी के अनुमान लगाए जाए हैं। जम्मू कश्मीर में गठबंधन को 40 सीटें मिलने का अनुमान है और भाजपा को 30 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल का अनुमान है कि पीडीपी और अन्य को 10-10 सीटें मिलेंगी और वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। हालांकि ये केवल अनुमान ही है। परिणाम 8 अक्टूबर को ही सामने आएंगे। बात दोनों ही राज्यों के सियासी समीकरणों की करें तो पार्टी ने सत्ता विरोधी लहर और किसानों के गुस्से को मात देने की कोशिश में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को राज्य का सीएम बनाया। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों को देखें तो ये भी नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अग्निवीर भर्ती योजना और हरियाणा में 3 कृषि बिलों ने किसानों और युवाओं पर अच्छा प्रभाव नहीं डाला है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए हैं। यहां भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर चुनाव लड़ा। वहीं भाजपा ने धारा 370 पर भरोसा जताया और दावा जीत का किया। अब जीत के दावे और जनता से किए वादे किस पार्टी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाते हैं, ये कल पता चल ही जाएगा। लेकिन आज हम इसी मुद्दे का विश्लेषण करेंगे हमारे खास प्रोग्राम में। बस महज कुछ ही घंटों का समय बाकी है और कल दोनों राज्यों के परिणाम सामने होंगे। दोनों राज्यों में 90 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 40 है। तो देखना होगा जिस तरह से एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है हरियाणा में, क्या ये एग्जिट पोल में तय होंगे या फिर जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 370 के बाद बीजेपी यहां पर एक उम्मीद लगाए बैठी है कि वो अपने दम पर सरकार बनाएगी, क्या उनका ये सपना पूरा होगा। देखने वाली बात होगी। बस कुछ ही घंटे बाद परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। इस बात का भरोसा जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को होना जरूरी है कि अब बड़े इंतजार के बाद उनको उनकी मनचाही सरकार मिलने जा रही है। मजबूत सरकार होगी, अपने वादे पूरे करेगी और उनकी पूर्ण राज्य के दर्जे की लड़ाई को लड़ेगी। हमें पूरा भरोसा है। हम भारी बहुमत से हरियाणा में और भारी बहुमत से जम्मू कश्मीर में जीतने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। उसके बाद समीक्षा जीत की करेंगे। 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को और ये आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे। ये देने वाले हैं, आप देखना। देखिए कई सीटों के ऊपर हमारा मुकाबला था, इससे हम अछूते नहीं हैं। कई सीटों पे मुकाबला में हैं हम। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। ये बढ़त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की दिख रही है, ये केवल एग्जिट पोल में जो सही नतीजे आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आएगी। और हमें विश्वास है कि मोर देन 35 सीट्स हम जम्मू प्रोविंस से लेंगे और जो बाकी हैं वो हम कश्मीर से लेंगे। और कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी पहले से बड़ी बेहतर स्थिति में आएगी। यहाँ पर भी हमारा खाता खुलेगा और लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ बात हो रही है। जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर के इस सरकार में होगा। बस कुछ ही घंटे बाकी है जहां पर समझ में आ जाएगा कि चुनावी दंगल में किसका मंगल हो रहा है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। राजनीतिक विश्लेषक सुमन भटनागर जी हमारे साथ हैं, नवजोत सिंह जी भी हमारे साथ हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और
मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले सुमन भट्टागर जी, जिस तरह से एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन रही है, अच्छी खासी बहुमतों के साथ है, तो वहीं जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो एनसी और कांग्रेस का गठबंधन कमाल वहां पर कर रहा है। हालांकि बहुमत के लिए शायद उसको किसी और से हाथ मिलाना पड़ेगा और पीडीपी किंग मेकर की भूमिका हो सकती है, लेकिन जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं क्या वही एग्जिट पोल में तब्दील होंगे? देखो, हरियाणा में तो ऐसा लगता है कि साफ तौर पर कांग्रेस अपना बहुमत साबित कर देगा और बहुमत आ भी जाएगा उसका, क्योंकि ज़्यादातर जो चैनल हैं, जो सर्वे हैं, वो दिखा रहे हैं 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 तक भी ले जा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में ज़रूर कोई दिक्कत थोड़ी बहुत आ सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है, हो सकता है वो 40 सीटें अगर ले जाता है तो उसको कुछ सीटें और चाहिए। हालांकि पीडीपी उसके पास एक ऑप्शन है और पीडीपी सपोर्ट दे भी सकती है उसको। ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी को सपोर्ट तो ना दे पीडीपी, लेकिन कम से कम कांग्रेस गठबंधन को सपोर्ट वहाँ दे सकती है। और इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह जो है कांग्रेस, हरियाणा में अकेली कांग्रेस और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन जो है सरकार बनाने की स्थिति में है। बिल्कुल। नवजोत जी, आप क्या देख रहे हैं चुनावी दंगल में कल किसका मंगल हो रहा है दोनों राज्यों में? देखिए, सबसे पहले आपके सभी पैनलिस्ट को भी और आपके श्रोताओं को भी जय हिंद। देखिए, जहां तक चुनावी दंगल की सवाल है, अगर हम जम्मू कश्मीर से शुरुआत करें तो 2014 के बाद ये पहले असेंबली चुनाव हो रहे हैं, धारा 370 और 35 से हटने के बाद भी। जहां तक पार्टी वाइज आप ब्रेकअप की अगर बात करें तो जो कश्मीर घाटी है वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त मिलती हुई एग्जिट पोल से भी दिख रहे हैं और जो जमीनी हकीकत है वो भी यही बयां कर रही है। पीडीपी भी कुछ सीटों में अपनी बढ़त, बिजबिहारा की सीट है जहां महबूबा जी की बेटी इल्तिजा मुफ्ती लड़ रही है, तो उनका कैंपेन काफी जोर शोर से चला था, तो कुछ सीटें पीडीपी भी ले जाएगी। अगर जम्मू संभाग की हम बात करें तो जम्मू संभाग में देखिए बीजेपी को 32 सीटें हैं जो नॉन मुस्लिम सीटें हैं 43 में से, और जो 11 सीटें हैं जहां पे तकरीबन मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो बीजेपी का जो टारगेट हमेशा रहता है उन 32 सीटों में वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की कोशिश, उनका यही टारगेट है। जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे हैं और जो जमीनी हकीकत का भी अगर हम एक आंकलन करें तो 25 सीटें अगर बीजेपी ले जाए तो ये जो अभी तक यही रुझान उभर के आ रहे हैं। कांग्रेस तकरीबन कोई 10 सीटें और इंडिपेंडेंट्स का इस बार काफी एक वो रहेगा, योगदान रहेगा, क्योंकि जब सीट वितरण को लेकर हम बात करें, सीट वितरण की बात हो तो दोनों पार्टियों में, कांग्रेस भी हो और बीजेपी भी हो, काफी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो अपनी अपनी पार्टीज को छोड़ के जो उम्मीदवार खड़ा होना चाहते थे, तो उससे भी मुझे लगता है जो समीकरण एंड में आके, जैसे आपने हमारे दूसरे विश्लेषक ने भी कहा कि एनसी 40 के हेरफेर में एनसी कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। उसके बाद में जो 4-5 सीटें जो आएंगी वो या तो पीडीपी से हाथ मिलाना पड़ेगा या कुछ निर्दलीय उम्मीदवार। एक और चीज जो आपको यहाँ पे समझनी बहुत आवश्यक होती है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली सिर्फ 90 सीट की नहीं है, यहाँ पे 5 सीटें नॉमिनेट भी की जाएंगी, तो वो किस तरह से समीकरण को बदलने का एक दम रखता है वो भी हम अभी आने वाले दिनों में वो देखेंगे। बिल्कुल, अगर वाकई 3-4 सीटों का अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, 3-4 सीटें बहुमत के लिए आवश्यकता होगी, तो उस वक्त ये जो नॉमिनेट सीटें होंगी ये उस वक्त बहुत अहम भूमिका निभाएंगी। मनीष जी, आप क्या देख पा रहे हैं, कल किसकी सरकार बन रही है दोनों राज्यों में? नहीं, ये बात तो तय है कि जो आंकड़े दिख रहे हैं वो कहीं से भाजपा के पक्ष में तो नहीं है। अब जिस तरीके से कश्मीर की बात करें अगर, तो पीडीपी ने जो संकेत दिए हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के, कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है कि सत्ता सबके लिए जरूरी है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बेसिक डिफरेंस है, और उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस के साथ सरकार में ये दोनों सामने आते हैं तो स्पष्टतः मुद्दा सिर्फ एक होगा कि एंटी बीजेपी प्रोसेस चालू रखनी है, यानी इंडी गठबंधन प्रिवेल करेगा। तो कश्मीर में स्थिति लगभग साफ है कि जम्मू रीजन में बीजेपी की पोजीशन बेहतर होगी, मजबूत होगी, लेकिन उसके दम पर अकेले बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए
या हिंदू मुख्यमंत्री बन जाए, ये अभी दूर की कौड़ी है जम्मू और कश्मीर में। हालांकि चुनाव संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, पर फिलहाल जो स्थिति है, फिलहाल जो आंकड़े मिल रहे हैं, फिलहाल जो सर्वे कह रहे हैं, फिलहाल जो बड़े नेताओं के रुख हैं, फिलहाल जो जनता की आवाज है, वो ये कह रही है कश्मीर की स्थिति अभी कुछ ऐसी ही है। ठीक है, और हरियाणा में क्या? अब हरियाणा में देखिए बड़ी रोचक स्थिति है, जिसे कहते हैं शोर तो बहुत मच रहा है कि इंडी गठबंधन जो है चुनाव जीत रहा है, और मुख्यतः इंडी गठबंधन ना कहें, कांग्रेस चुनाव जीत रही है, मेजोरिटी से जीत रही है। लोग कह रहे 2/3 मेजोरिटी आएगी, ऐसा दिख रहा है। सभी समाचार पत्र कहें या सर्वे कहें, अरे एक्सिस माई इंडिया जैसे बड़े सर्वे वाले भी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो मजबूत स्थिति में तो कांग्रेस है ही। लेकिन इंडी गठबंधन ने क्या सच में चुनाव लड़ा है? क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ टाई अप में रही क्या? क्या जजिपा अलग नहीं लड़ रही है क्या? क्या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है वो अलग नहीं है क्या? क्या इंडियन नेशनल लोकदल अलग नहीं लड़ रहे हैं क्या? तो जब ये सब विपक्षी दल होने के बावजूद अपने अपने अस्तित्व की चिंता में, बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ रही है, ये सब छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियां अपने अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए अगर लड़ रही हैं, तो फिर ये एंटी बीजेपी वाला माहौल हरियाणा में नहीं है। अगर कांग्रेस को छोड़ दूं और आम आदमी पार्टी को छोड़ दूं, तो कोई भी पार्टी वक्त आने पर बीजेपी से हाथ मिला लेगी, ऐसा लगता है। और अगर ऐसा लगता है तो फिर ये विपक्ष वर्सेस बीजेपी नहीं है। और जिस तरीके से इस बार के चुनाव में बीजेपी का शोर नहीं मचा है, साइलेंट वर्किंग है। अब देखिए किसान बीजेपी से नाराज है, ये बात सच है। ये अलग बात है कि सारे किसान नाराज हैं क्या, या किसान बिल जो बीजेपी ने वापस लिए क्या वो इतने गलत थे क्या, इन बातों पर अभी खुल के चर्चा नहीं हो रही है। क्योंकि जो खुली चर्चा करता है उसको जो है किसान जो है सरकार का एजेंट बता देते हैं। तो ये वोटिंग डिसाइड करेगी कि इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है। पर चूंकि लोकसभा के चुनावों में हरियाणा के रिजल्ट बता रहे हैं कांग्रेस लीड ले चुकी है, उसके बाद पहलवान बेटियों के साथ जो भी मामला रहा, उसके बाद विनेश फोगाट ने जो भी माहौल क्रिएट किया, सच क्या है विनेश भी जानती है, हम और आप भी जानते हैं, लेकिन जो माहौल क्रिएट किया कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक एज तो मिली है। बिल्कुल, और वो एज सरकार बनाने में कितनी कामयाब होगी। बिल्कुल, मैं एक पॉइंट यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा। इन्होंने ये चिंता कांग्रेस को करनी होगी, और ऐसा हुआ बीजेपी साइलेंटली अगर 30-35 सीट ले आती है, 40 सीट तक अगर पहुंच गई, तो सरकार बनाना और विपक्षों की एकता को तोड़ना, ये राजनीति में कुछ भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस कुछ ही घंटे बाकी। जी नवजोत जी। मैं हमारे जो दूसरे विश्लेषक हैं उन्होंने पीडीपी को लेके टिप्पणी की, तो मैं यहाँ पे अपना एक विश्लेषण ये देना चाहूंगा कि 2014 में बीजेपी और पीडीपी दो एंटी पोल्स पार्टीज थी। तो पीडीपी ने जब बीजेपी से हाथ मिलाया तो उनको घाटी में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा उससे। तो इस वक्त जो समीकरण है, पीडीपी भी अपने कार्ड्स को काफी क्लोजली होल्ड करके रखा हुआ है, और उन्होंने जो जैसे इन्होंने बताया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। तो बेसिकली एंटी बीजेपी भी एक समीकरण है, पर उससे ज्यादा एक उनको अभी कश्मीर बेस्ड जो पॉलिटिक्स है उसको जिंदा रखने का भी एक प्रयास है। जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने डल के किनारे एक ये बयान दिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी है और उसकी लीडरशिप है, 2 से 3 जो बड़ी फैमिलीज हैं कश्मीर की, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म करने के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो इस तरह से उनका अपने आप का एक पॉलिटिकल रिवाइवल समझ लीजिए, या पॉलिटिकल जो अपनी इनिंग्स है उसको बनाए रखने में, क्योंकि इस बार महबूबा मुफ्ती खुद मैदान में नहीं उतरी हैं, उन्होंने अपनी बेटी को बिजबिहाड़ा से मैदान में उतारा है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक मिक्स्ड एक रुझान उभर के आ रहा है। बिल्कुल, वाकई, और कल रिजल्ट आ जाए, कल क्लियर हो जाएगा कि किसके हिस्से में कितनी सीटें जा रही हैं। लेकिन सुमन भटनागर जी, हरियाणा में जिस तरह से सीएम चुनाव से पहले बदला गया, मनोहर खट्टर को हटाकर वहां पर नायब सिंह सैनी को बनाया गया सीएम, एग्जिट पोल में दिखा रहा है कि ये रणनीति काम नहीं करी। इसके पहले कुछ विधानसभा चुनाव है, राजस्थान में भी ये रणनीति काम नहीं की।
वहां पर सरकार बीजेपी ने जरूर बनाई, लेकिन बहुत एज में बनाई। मध्य प्रदेश में अच्छी खासी वहां पर सीटें लेकर आई, वहां पर मुख्यमंत्री बदलने की बात जिस तरह से नहीं की गई थी, लेकिन एक था, बातों में था कि शिवराज सिंह चौहान को हम केंद्र में लेकर जाएंगे, लेकिन उसके पहले बदले नहीं गए थे, लेकिन ये चुनाव से पहले ही बदल दिए गए। ये रणनीति लेकिन एग्जिट पोल में ऐसा लग रहा है काम करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। देखो, ऐसा है कि मनोहर लाल करीब 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र सरकार से फ्री हैंड उनको मिला हुआ था, और मोदी साहब और ऊपर के जो आला नेता थे उनका पूरा समर्थन उनके पास था। लेकिन जिस तरह से उनको हटाया गया चुनाव से ठीक पहले, इससे तो लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी उनके समय की थी। 9.5 साल में पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम आदमी से उनकी दूरी बनी। और ये मैं नहीं कहता विकास काम नहीं हुए, विकास के काम उनके उसमें बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं से आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में जो पार्टी के वर्कर थे बीजेपी के, वो बाहर नहीं निकले। इसी वजह से 5 सीटें उनको गंवानी पड़ी और वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का लोकसभा में काफी नीचे गिर गया था। सिर्फ ये वजह थी कि वर्कर नहीं निकले थे। तो मनोहर लाल जी थे, उन्होंने जो है पार्टी कार्यकर्ताओं से जो नजदीकियां थी, जो करीबी होती है, वो नहीं बना पाए थे, जिसके वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी थी। और इसीलिए उन्होंने 2 महीने पहले बदल के नायब सैनी को काम सौंपा। नायब सैनी ने हिम्मत करी है, 2 महीने हालांकि कोई ज्यादा समय नहीं होते, अपनी तरफ से उन्होंने दलित वोट बैंक खासतौर पर जो खिसक गया था लोकसभा चुनाव में, उस वोट बैंक को लाने की कोशिश करी। उनके पास सीमित समय था, लेकिन इसके बावजूद जो अपने एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि सैनी साहब भी कोई बहुत करिश्मा दिखाने वाले नहीं हैं। और इस चुनाव में जो आने वाले नतीजे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस बहुमत हासिल करेगी और बीजेपी जो है वो 20 या 25 सीटों पर टिक सकती है। इनेलो के बारे में कहा जा रहा है कि जो क्षेत्रीय दल है इनेलो विपक्ष का, वो 3-4 सीटें ले सकता है। जजपा का लगता है कि हालत बहुत खराब रहेगी। तो इस तरह के हालातों में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में भाजपा नहीं, कांग्रेस जो है अपने पूरी बहुमत से इस बार सरकार बनाने वाली है। मुख्यमंत्री का मसला जरूर बना हुआ है, क्योंकि आपको पता कि 3 चेहरे सुरजेवाला हो गए और अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए और शैलजा जी हो गए। ये 3 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। अभी दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया, उनका डेरे डालने लगे हैं दिल्ली में। हो सकता है कि वहां पर हर कोई अपने लिए कोशिश करेगा। ये चुनाव नतीजे आने के बाद विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में जो नाम तय होगा, उसके बाद पार्टी आला कमान की मोहर लगेगी। उसके बाद तय होगा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल, वाकई मनीष जी, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी से गठबंधन तोड़ना, क्या ये नुकसान कर गया? लोकसभा चुनाव में तो हमने देखा 5 सीटें हार गए, क्या विधानसभा चुनाव में भी ये नुकसान कर रहा है बीजेपी को? इसलिए मुख्यमंत्री बदलने का जो एक रणनीति थी, वो भी यहां पर काम नहीं कर पा रही है। गठबंधन तोड़ना नुकसान बीजेपी के लिए? नहीं, मैं समझता हूं गठबंधन तोड़ने से या रहने से भगीरथ भाई कोई फर्क नहीं है। बीजेपी नायब सैनी को लेके आई है, यानी दलित मुख्यमंत्री देगी, पिछड़ा मुख्यमंत्री देगी। कहीं ना कहीं वो खत्री जाति के थे, तो ये एक फर्क है। देखिए, जाट वैसे तो पिछड़े माने जाते हैं, लेकिन हरियाणा के लिए अपर कास्ट है, क्योंकि वहां उनकी मेजोरिटी है। सबसे मजबूत शारीरिक तौर पर, बाहुबल के तौर पर, धन के तौर पर, जमीनों की मालिकाना हक के तौर पर, है ना, बड़ी गाड़ियों के तौर पर अगर देखें तो जाट अमीर हैं हरियाणा में। और हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है कुछ इस तरह की हो गई है कि हुड्डा ने उसको जाट वर्सेस नॉन जाट बना दिया है। तब जाट वर्सेस नॉन जाट होने का रिजल्ट ये है कि दलित वोट खिसक कर बीजेपी की तरफ आ रही। और ये बात कांग्रेस की नॉलेज में आ गई थी जब बीजेपी ने कुमारी शैलजा पर डोरे डाले। कुमारी शैलजा भी लगभग अंडरस्टैंड कर गई थी कि सिचुएशन कुछ ऐसी है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की चाल को पकड़ लिया और वो चुनाव होते होते अशोक तंवर को अपनी तरफ ले आए। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में स्थिति इस समय ऐसी है। एक और बात, जाट और ब्राह्मण ये बराबर ही है हरियाणा में, बहुत मामूली सा फर्क है। तो जितने जाट है थोड़े से कम ब्राह्मण है, और इस समय ब्राह्मण बीजेपी को वोट दे रहे हैं हरियाणा में। तो जाट और नॉन जाट की अगर बात करें तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। तो ऐसे में अकेले जाट अगर तय कर लें तो बीजेपी को हरा दे, ऐसा नहीं होता।
अब जाट है, अच्छा यादव जो है हरियाणा का यादव भी बीजेपी के साथ है, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है। तो अगर यादव वोट और ब्राह्मण वोट मिल जाता और इसके साथ अगर दलित मिल जाता है तो मुस्लिम और जाट मिलकर बीजेपी को नहीं हरा पा रहे। तो अब चूंकि ये स्थिति है कि जिन यादवों में और जिन दलितों में किसान लोग हैं, जो किसान एंटी बीजेपी है, वो जो स्विफ्ट है वो डिसाइड करेगा कि सरकार किससे बननी है। क्योंकि किसानों का पलड़ा भारी पड़ रहा है, किसान बीजेपी से नाराज हैं, तो वो एक गेम बदलता है। बिल्कुल, वाकई इसलिए ये मुद्दा किसान, पहलवान और जवान, ये मुद्दा गरमाया हुआ देखना होगा। इससे बीजेपी को कितना नुकसान होता है या बीजेपी उस एंटी इनकम्बेंसी को यहाँ पर मैनेज करने में कामयाब होगी, कुछ ही घंटे में समझ में आ जाएगा। लेकिन नवजोत जी, कश्मीर में क्या बीजेपी खाता खोल पाएगी इस बार? क्योंकि अगर कश्मीर में बीजेपी खाता खोल पाती है, कुछ दावे भी किए जा रहे हैं, तो उसका मैसेज आप किस तरह से देखते हैं? भारत में भी और विदेश में भी किस तरह से आप इसका मैसेज देखते हो, और क्या खाता खोलने की संभावना है बीजेपी कश्मीर में? देखिए, जहां तक बीजेपी की कश्मीर की स्ट्रैटेजी को देखा जाए, कश्मीर ने काफी स्ट्रैटेजिकली अप्रोच किया है उसको। उसने उन सीटों पे अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे हैं जहां पे उनको लग रहा था कि एनसी का जो एंटी एनसी वोट है वो बढ़ जाएगा, तो दे हैव वेरी स्ट्रैटेजिकली यूज्ड। और गुरेज की एक सीट है, उस सीट पे काफी उम्मीदें हैं बीजेपी को कि वो इस बार शायद खाता खोल पाए। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, बिकॉज अब तक बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई है। और जम्मू में भी वो कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा वो सीटें ले आए और इंडिपेंडेंस के साथ जो है गठजोड़ बना के सरकार में आने का प्रयास उनका, जो बड़े जो लीडर हैं जम्मू कश्मीर के बीजेपी के, रविंदर रैना जी, श्यामला शर्मा जी, तो इनका यही बयान आ रहे हैं कि वो पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं सरकार बनाने में। लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ा तो इस बार इतना आसान नहीं होगा जम्मू में भी उनके लिए क्लीन स्वीप करना, क्योंकि कांग्रेस का और एनसी का गठबंधन जब हुआ है तो उससे काफी उनको एक स्ट्रेंथ मिली है और कुछ इनफाइटिंग भी हुई थी बीजेपी के कैंडिडेट्स की सिलेक्शन को लेके। तो बहुत सारी जो चीजें जो मिलजुल के एक अलग समीकरण उभर के आ रहा। अगर हम पीर पंजाल बेल्ट की बात करें तो वहां पे भी कुछ सीटों पे काफी कांटे की टक्कर है। सुरनकोट की सीट हो गई, नौशहरा की सीट हो गई, जो अखनूर क्षेत्र में जो छम की सीट है वहां पे 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, जो 2 बीजेपी के और 2 कांग्रेस के रेबल कैंडिडेट्स भी उतरे हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बड़ा ही टफ इस बार फाइट देखने को मिलेगी। और जो जमीन पे लोगों के बीच में जो जागरूकता थी चुनाव को लेके इस बार बहुत ज्यादा थी, क्योंकि 370 हटने के बाद और 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो एक अलग ही एक उत्साह देखने को मिला। बिल्कुल, उत्साह वाकई बहुत लोकतंत्र के बहुत अच्छा था। लेकिन देखना होगा कि जो सभी पार्टियों की रणनीति कितनी कारगर यहाँ पर साबित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, हमारा समय समाप्त हो गया। सुमन भटनागर जी, नवजोत जी, मनीष गुप्ता जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनावी दंगल में किसका मंगल होगा, महज कुछ ही घंटे बाकी, कल सुबह से चुनाव परिणाम के रुझान आने शुरू हो जाएंगे और दोपहर तक उम्मीद की जा रही है कि दोनों राज्यों के स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन देखना होगा कि हरियाणा में जो एग्जिट पोल है, क्या एग्जिट में पोल में तब्दील होते कि नहीं होते, और जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी की रणनीति है, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार हम कश्मीर में भी खाता खोलेंगे। देखना होगा बीजेपी का यह खाता खुलता है कि नहीं खुलता है। 370 को लेकर यहाँ पर बीजेपी बहुत आश्वस्त है, इसका कितना असर होगा ये भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास चर्चा में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।